स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव, अब तक 11 मंत्री हो चुके हैं संक्रमित और 2 की जा चुकी है जान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा जो मैं बोल रहा था उसे आरबीआई ने माना। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अमेरिका ने भारत को पाक और ईरान की श्रेणी में किया शामिल, अपने नागरिकों को इंडिया न जाने की दी सलाह। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से और बताएंगे अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत आने से क्यों रोका। यूएई और इजराइल की दोस्ती के बीच दरार, दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण, इजराइल के साथ आधिकारिक बैठक की रद्द। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से, बताएंगे आखिर यूएई ने इजराइल को क्यों दिया इतना बड़ा झटका। दोस्तों सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी और उदय ठाकरे और हेमंत सोरेन के साथ साधा संपर्क और की बात। दोस्तों बात करेंगे क्या बात सोनिया गांधी ने इन नेताओं से की। दूसरे राज्यों से बंगाल आने वालों के लिए नए नियम लागू, कई अहम घोषणा। दोस्तों बताएंगे क्या नियम सीएम ममता बनर्जी की तरफ से लागू किए गए। प्रशांत भूषण से जज बोले माफी मांगने में बुराई क्या है, गांधी जी भी तो ऐसा करते थे। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, जानिए किस पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ना पड़ेगा चुनाव। दोस्तों बताएंगे इस पर भी विस्तार से सभी पार्टियों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी 5 लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत। दिल्ली में तबलीगी जमात से जुड़े 36 विदेशी नागरिकों पर चलेगा मुकदमा। तो चलिए दोस्तों देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव, अब तक 11 मंत्री हो चुके हैं संक्रमित, 2 की जा चुकी है जान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों योगी सरकार के पंचायत राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोस्तों उन्होंने इसकी जानकारी बुधवार को खुद ट्विटर के माध्यम से दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण देखने पर मैंने अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा जो मैं बोल रहा था उसे आरबीआई ने माना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और आज राहुल गांधी ने एक अंग्रेजी पेपर के छपी खबर को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि जो मैं कई महीने से बोल रहा था आरबीआई ने उसे मान लिया है। आलम ऐसा है कि आज देश की अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई है। दोस्तों बता दें कि अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक अखबार की खबर को शेयर किया और खबर में आरबीआई की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि देश में खपत को गंभीर झटका लगा है, गरीब को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दोस्तों बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने कोरोना संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र पर हमला बोला था। चलिए अगली खबर। अमेरिका ने भारत को पाक और ईरान की श्रेणी में क्या शामिल, अपने नागरिकों को इंडिया न आने की दी सलाह। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी है। दोस्तों अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग 4 निर्धारित की है जिसे सबसे खराब माना जाता है। दोस्तों बता दें कि इसी रेटिंग में अमेरिका ने युद्धग्रस्त सीरिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक और यमन जैसे देशों को रखा है। भारत के लिए इस एडवाइजरी का कारण बढ़ते कोरोना के केस बताए जा रहे हैं। दोस्तों माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर ट्रंप प्रशासन ने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने की सलाह दी है। दोस्तों अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि कोरोना के अलावा भारत में अपराध और आतंकवाद में तेजी आई है। इस एडवाइजरी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और उग्रवाद को भी यात्रा न करने के कारण में शामिल किया गया है। चलिए अगली खबर। यूएई और इजराइल की दोस्ती में दरार, दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण, इजराइल के साथ आधिकारिक बैठक रद्द। जी हां दोस्तों, विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। यूएई ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई के बीच एक विमान सौदे के विरोध में इजराइल के साथ औपचारिक बैठक रद्द कर दी है। दोस्तों बता दें कि अरब अमीरात, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी शुक्रवार को मिलने वाले थे, लेकिन इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएस यूएई सौदे का विरोध किया। दोस्तों बता दें ट्रंप प्रशासन संयुक्त अरब अमीरात को F-35 जेट बेचना चाहता है। वर्तमान में मध्य पूर्व में केवल इजराइल के पास F-35 लड़ाकू जेट है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने संकेत दिया था कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ विमान सौदा 6 महीने में पूरा हो जाए। दोस्तों बता दें कि इजराइल संयुक्त अरब अमीरात को इन विमानों को देने का विरोध कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इजराइल की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसी बात को लेकर अरब अमीरात और इजराइल के बीच खटास पैदा हो गई है और यूएई ने इजराइल के साथ अपनी बैठक को रद्द कर दिया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगली खबर। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी, उदय ठाकरे और हेमंत सोरेन से साधा संपर्क। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 27 अगस्त को जीएसटी पर बैठक में राज्य के बेहतर भुगतान के लिए सामूहिक
रुख अपनाने की खातिर बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से संपर्क साधा है। चलिए अगली खबर, दूसरे राज्यों से बंगाल आने वालों के लिए नए नियम लागू, कई अहम घोषणाएं की गई। दोस्तों बता दें, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बंगाल में कोविड-19 चिकित्सा के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों का अलग रजिस्टर बना दिया जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनका मूल पता क्या है। दोस्तों साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि इससे राज्य में कोरोना मरीजों की सही संख्या का पता चल सकेगा। दोस्तों बता दें कि सीएम ममता ने इस दौरान कहा है कि 20 से 25 सितंबर तक कोरोना स्थिर हो जाएगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। इसी बीच ममता ने यह भी घोषणा की कि स्कूल को खोलने पर विद्यार्थियों के बीच 3 करोड़ मास्क बांटे जाएंगे। चलिए अगली खबर, प्रशांत भूषण से जज बोले माफी मांगने में बुराई क्या है, गांधी जी भी तो ऐसा करते थे। दोस्तों बता दें, प्रशांत भूषण और अदालत की अवमानना वाले मामले में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। दोस्तों प्रशांत भूषण अवमानना का दोषी करार देने के बाद भी माफी न मांगने पर अड़े हैं। बीते 20 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने जोरदार बहस के बाद प्रशांत भूषण को 4 दिन का समय दिया था ताकि वो माफी मांगकर केस खत्म कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 24 अगस्त यानी मंगलवार को फिर से वकीलों की बहस हुई। जजों की टिप्पणियां भी काफी गहरी रही और रोचक भी रही। चलिए अगली खबर, बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, बताएंगे किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीट आई। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एलजेपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। दोस्तों राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि एनडीए के धड़क दल में सीट शेयरिंग को लेकर सामूहिक सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि एनडीए में 110-133 के फॉर्मूले पर बात आगे बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू सबसे ज्यादा 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर और रामविलास पासवान की पार्टी 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चलिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी 5 लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केवल 5 लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत फिलहाल नहीं दी है। याचिकाकर्ता की मांग है कि कोरोना संकट काल में सरकारी गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसमें केवल 5 लोगों को ही शामिल किया जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि मुहर्रम जुलूस पूरे देश में जगह जगह निकाला जाएगा, इसलिए हर राज्य सरकार की मंजूरी या उनका पक्ष सुनना जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी याचिका में 28 राज्य की सरकारों को भी वादी बनाए, जिसके बाद सुनवाई होगी। चलिए अगली खबर, तबलीगी जमात से जुड़े 36 विदेशी नागरिकों पर चलेगा मुकदमा। जी हाँ दोस्तों, 36 विदेशी जमातियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों बता दें कि साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को मंजूर दे दी है। पहली नजर में उन पर लगे आरोपों को सही मान लिया है। अब इन सभी विदेशी जमातियों पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।